हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के बीच इंडियन पॉलिटी को यह वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट नंबर 5 कवर करने जा रहा हूँ। यह वीडियो सीरीज़ एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवाई जा रही है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो सीरीज़ होगी। इस वीडियो सीरीज़ में आज का टॉपिक हम लोग नागरिकता कवर करेंगे। यह वीडियो नंबर मेरा 5 है। इससे पहले वीडियो नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है इन चारों वीडियो में, वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आज का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक सिटीजनशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भारतीय नागरिकता जो है आपको जन्म से प्राप्त होती है, दूसरी वंशाधिकार के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, और चौथी देशीयकरण के द्वारा, और पांचवी भूमि के अर्जन के द्वारा। ये 5 विधि के द्वारा आप भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। बात यहाँ नागरिकता की हुई है तो भारतीय संविधान में सिटीजनशिप नागरिकता को जो है भाग 2 में रखा गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 प्रमुख अनुच्छेदों को रखा गया है, जिसमें विभिन्न विषयों को हम लोग जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। इंडियन संविधान में अगर नागरिकता की बात की जाए तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। कुछ विशेष प्रावधानों के साथ डुअल नागरिकता भी दी जाती है, जो कि एनआरआई, पीआईओ और वाईसीओ के लिए प्राप्त होती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वहीं यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में किन देशों के हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। वहीं इसमें मुस्लिम वर्ग को नहीं रखे जाने के कारण इंडिया में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता जो है उसके परित्याग के द्वारा समाप्त की जा सकती है, दूसरा पर्यावसान के द्वारा, और तीसरा वंचना के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछी गई है। जो लगातार अगर आप 7 वर्ष तक भारत से बाहर विदेश में रहते हैं तो आप भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और प्रवासी भारतीय दिवस को प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे भारतीय नागरिकता से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 हैं, उनके द्वारा हम लोग जानेंगे जो हर अनुच्छेद में किस विषयों का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 में हम लोग जानेंगे संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 से हम लोग जानते हैं पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं और उसे भारत की नागरिकता दी जा रही है, तो इन विषयों को अनुच्छेद 6 में रखा गया है। वहीं अगर 7 नंबर के विषय की बात की जाए तो पाकिस्तान से प्रवचित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। वहीं आर्टिकल नंबर 8 की बात की जाए तो भारतीय मूल के वैसे लोग के नागरिकता अधिकार जो
भारत के बाहर रह रहे हों। आर्टिकल नंबर 8 में जो है भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं। वहीं आर्टिकल नंबर 9 की बात की जाए तो जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो और उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। वहीं आर्टिकल नंबर 10 की बात की जाए तो नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता को रखा गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार का नियमन, इन सारे विषयों को आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक रखा गया। चलिए आगे हम लोग जानते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, जिसे आप लोग भलीभांति परिचित होंगे, किससे संबंधित है तो वो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि। PIO कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं जो भी PIO के अंतर्गत आते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके अंतर्गत PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। चलिए आगे हम लोग जानेंगे जो NRI, PIO और OCI कार्ड धारकों के बीच में क्या अंतर होती है, इसे हम लोग अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी एग्जामों में पूछे जाएंगे या पूछी जा सकती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे NRI, PIO और OCIO के बारे में। सबसे पहले NRI का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति को PIO के अंतर्गत रखा गया है। इसके PIO के अंतर्गत रखने का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। वहीं विदेशी भारतीय नागरिक को OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक जो भारत के तो हैं लेकिन विदेश में जाके बस चुके हैं। चलिए इन सभी के परिभाषा और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। सबसे पहले NRI के बारे में जानते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक हों, भारत के बाहर तो निवास करते हों लेकिन भारतीय पासपोर्ट धारक हों, उसे NRI के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं अगर PIO का बात किया जाए, द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसके अंतर्गत स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो व वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त हो जिसका पासपोर्ट धारक हो। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके स्वयं या उसके पूर्वज भारत में रहे हों और उनकी नागरिकता विदेश की हो परंतु वो भारत से कनेक्टेड हो, उसे भारतीय मूल के व्यक्ति PIO के अंतर्गत रखा गया है। वहीं विदेशी भारतीय नागरिक OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, उसे OCI के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ अन्य बिंदुओं को भी जानते हैं। नागरिकता की अहर्ताएँ, ये भारतीय नागरिक ही हैं, NRI को भारतीय नागरिक ही माना जाता है। वहीं PIO के अंतर्गत भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और OCI की बात की जाए तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। अन्य बिंदु
को जानते हैं। प्राप्त होने वाले लाभ, तीनों में किसे क्या प्राप्त लाभ हैं? सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है उसे एनआरआई को भी प्राप्त है। कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलता है पीआईओ को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को। वहीं एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीज़ा की बात की जाए तो एनआरआई को वीज़ा नहीं होती है। वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ को वीज़ा प्राप्त होती है। जीवन भर बिना वीज़ा आ जा सकते हैं भारतीय विदेशी नागरिक ओसीआई। मताधिकार की बात की जाए तो एनआरआई को मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, पीआईओ को नहीं होता है और ओसीआई को भी नहीं होता है। एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये था मेरा वीडियो। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच इस वीडियो सीरीज़ को लाता रहूं और आप लोगों के बीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन को कंप्लीट करवाता रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। हैव ए नाइस डे।